हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। ये एनसीआर सीरीज़ चल रही। एनसीआर सीरीज़ का ये 8वां लेक्चर है। बाकी 7 चैप्टर हो चुके हैं एनसीआर सीरीज़ के। एनसीआर सीरीज़ का मतलब है एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन। तो एनसीईआरटी कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे हो रही है, आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। हमारे सीरीज़ का नाम ही है 100% कंप्लीट सीरीज। इसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। 100 के 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो फंसेंगे। तो लगभग जो स्टूडेंट ABBMU की प्रिपरेशन कर रहे हैं 40 क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, तो लगभग आपके 38 से 39 क्वेश्चंस यहाँ से सही हो जाएंगे। ये हमारी गारंटी 100%। और जो स्टूडेंट KGMU या CP नेट कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और या स्टूडेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, ये एक्सपीरियंस 5 साल का एक्सपीरियंस आपको दिया जा रहा है हमारी तरफ से। तो ये चैप्टर हम आज कवर करने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में हम देखेंगे जो प्रिंसिपल है और उसका जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो इसमें हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशंस देखेंगे, और फिर हम देखेंगे इसमें जो है जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह यूज होते हैं और क्या टूल्स हैं। और फिर हम आगे देखेंगे जो है पेंड्रोमिक सीक्वेंस वगैरह देखेंगे, मलयालम वगैरह जैसे है। और फिर हम देखेंगे क्लोनिंग, और फिर आगे हम देखेंगे जो है रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी भी देखेंगे। और फिर PCR देखेंगे। PCR इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। फिर ऐसे ही हम पूरा चैप्टर को एंड करेंगे। तो ये चैप्टर का आप रिव्यू एक बार ले लिए, तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड द टेक्निक ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स। आप यहाँ से अब पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका मतलब यही निकलेगा कि बायोटेक्नोलॉजी से कैसे ही हम ऑर्गेनिज्म को जो है उसके डिज़ायर कैरेक्टर को हटा के अच्छा कैरेक्टर्स उसमें डाल सकते हैं। तो ये EFB इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये आपके GK में आ सकता है। जो स्टूडेंट ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके GK में भी लगभग 20 क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए। तो यहाँ से GK आप कवर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA। DNA से RNA बनने की जो है केमिस्ट्री है जेनेटिक मटेरियल्स की। इसमें हम देख लेते हैं क्रॉप, ये जो 2012 में आया हुआ है और 2015 नीट में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। जो क्वेश्चंस रिपीट करते हैं ये नीट के ही मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं करते हैं, वही क्वेश्चन हूबहू आ जाता है। तो यहाँ पे है क्रॉप इंजीनियर फॉर दी ग्लिप्टोफॉस्फेट रेजिस्टेंस ऑफ हर्बिसाइड्स। ये क्वेश्चंस पूछा गया था ऐसे ही जो है। और फेवर टोमेटो पॉली ग्लाइकोकार्टिसेस एंड रैपनिंग। ये रैपनिंग के लिए ज़रूरी होता है टोमेटो के लिए। एंजाइम्स है एज लगा हुआ है जहाँ पे वो एंजाइम्स आ जाएगा। तो हम देखेंगे न्यूक्लियो इंडोन्यूक्लियस क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियो जो होता है प्रो DNA होता है। रिकॉम्बिनेंट DNA टू अचीव बाय क्लीवेजिंग दी प्रो DNA बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज कॉल्ड इंडोन्यूक्लियस। अगर जहाँ पे प्रो DNA जाएगा वहाँ पे आप इंडोन्यूक्लियस सीधा आंसर ठोक देंगे। और प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड होता है क्या होता है? प्लाज्मिड जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA होता है। सिंगल सर्कुलर ये DNA होता है जो है उसको प्लाज्मिड कहते हैं। आप ये जो है ये पढ़े होंगे जो है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में। तो प्लाज्मिड है बीन यूज टू ए वेक्टर बिकॉज इट इज ए सर्कुलर DNA विच इज कैपेसिटी टू ज्वाइन टू यूकैरियोटिक DNA। ये यूकैरियोटिक DNA से कैपेसिटी होती है इसकी ज्वाइन करने की। तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 है जो दिया है मेंटेनेंस ऑफ स्टरलाइजेशन माइक्रोब्स कंटेनिंग फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑफ टू एम्बोलिज्म एंड ग्रोथ इन मेनी डिजायर्ड माइक्रोब्स यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड एंजाइम। ये जो केमिकल इंजीनियरिंग है इसमें क्या क्या बनता है? केमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में एंटीबायोटिक्स बनती है, वैक्सीन्स बनती हैं और कुछ एंजाइम्स जो है इसकी मदद से बनाए जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा जो साइड में पॉइंट लिखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस इन प्लाज्मिड डिस्कवर्ड सो फार दी 500 किलो बेस पेयर इसका होता है। द टर्म प्लाज्मिड वाज फर्स्ट इन इंट्रोड्यूस
बाय अमेरिकन मॉलिक्यूल बायोलॉजिस्टिक, ये साइंटिस्ट का नाम है। 1952 में जो है जोसू लिडबर्ग ने इसको जो है डिस्कवर किया था। फिर आगे हम देख लेते हैं यहाँ जो पॉइंट है, यहाँ सारे पॉइंट अंडरलाइन है, लेकिन इसमें जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ज़्यादा ही अंडरलाइन है, उसको विशेष तौर पे आप फोकस करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो टेक्निक यूज होती है वो किसके लिए यूज होती है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र, इसके लिए यूज होती है। टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। बाकी पॉइंट हम नीचे देखेंगे क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ से हम बात करेंगे इन ए क्रोमोजोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ से पूछ लेगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, तो आप लगाएंगे जो है इन ए क्रोमोजोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए, एक स्पेसिफिक डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियल पीस ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इट नीड टू ए पार्ट ऑफ क्रोमोजोम विच इज हैविंग स्पेसिफिक सीक्वेंस इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यहाँ देखेंगे ऊपर हमने बता दिया कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से जो है क्रोमोजोम के डीएनए का जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। बाकी अगर पूछेगा क्लोनिंग क्या होती है, क्लोनिंग तो आप यहाँ से पॉइंट देखेंगे क्लोनिंग क्या होती है। DNA have been replicated and multiply itself in host organism. This can also be called a cloning or making multiple identical copies of any template DNA. फिर यहाँ नीचे पॉइंट जो आता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड आप देख ही लिए जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। प्लाज्मिड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ऑफ साल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम, ये बैक्टीरिया का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम। स्टेनले कोहेल और हर्बर्ट बोयर ने इसके ऊपर काम किया था 1972 में। 1972 में हर्बर्ट बोयर और इसके बाद स्टेनले कोहेन ने काम किया था साल्मोनेला टिम्फिम्यूरियम। फिर नीचे पॉइंट आ जाता है द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विथ ए डिस्कवर ऑफ सो कॉल्ड। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जहाँ से डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर के द्वारा, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। क्राउन गॉल डिसीज इन प्लांट इज कास्ड बाई टी.आई. प्लाज्मिड। ऐसे ही अगर पूछ लिया क्राउन गॉल डिसीज किसके द्वारा होती है, टी.आई. प्लाज्मिड के द्वारा होती है। फिर आगे देखेंगे पीस ऑफ डीएनए इन द लिंक विथ द plasmid DNA. These plasmid DNA act as a vector to transfer of piece of DNA attached to it. You have probably know that the mosquito act as the insect vector to transfer the malarial parasite into human body, as in same way the plasmid can be used in a vector driven। इसमें पॉइंट में यही बोल रहा है कि जो मलेरियल होता है इसको ट्रांसफ़र करता है, जैसे मलेरिया भी एक ट्रांसफ़र करता है, पैरासाइट होता है जो कि ट्रांसफ़र करता है, मॉस्किटो तो मलेरिया को ट्रांसफ़र करता है। तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इसमें प्लाज्मिड होता है ये भी ट्रांसफ़र का ही काम करता है डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। द लिंक ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद इन द प्लाज्मिक वेक्टर बिकम पॉसिबल विथ एंजाइम डीएनए लाइगेज। जो डीएनए लाइगेज होता है ये जोड़ने का काम करता है। विच एक्ट एज डीएनए मॉलिक्यूल इन ज्वाइनिंग एंड, दो एंड को आपस में जोड़ता है। दीज मेक ए टू कॉम्पोनेंट ऑफ सर्कुलर ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग डीएनए इन विट्रियो आल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जो है सर्कुलर ऑटोसोमल रेप्लिकेटिंग डीएनए, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए इज ट्रांसफ़र इनटू इकॉर्निया, जो इकॉर्निया कोलाई, ई कोलाई इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसी से निकाला जाता है। ये बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड इसके अंदर डाला जाता है, ई कोलाई के अंदर डाला जाता है। ई कोलाई से ही रिप्लिकेशन करवाया जाता है। आगे हम रिप्लिकेशन की बात भी करेंगे, 2 से 4, 4 से 6, 8, 6 से 8, 8 से 10, 10 से, ऐसे इसका रिप्लिकेशन होता है। तो रेप्लिकेशन इसका इवन फॉर्म में होता है, काफ़ी
ज़्यादा नंबर में। आइए हम रेप्लिकेशन की भी बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे दिया है, देखिए रेप्लिकेशन इसका जो हो रहा है वो रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ देखेंगे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस फॉर्म में रेप्लिकेशन हो रहा है 2 के पावर n। और फिर यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया में इंसर्ट किया जाता है और इकोलाई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जो है कॉपी को आगे बढ़ाने में। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई इज वाज कॉल्ड क्लोनिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई। फिर आगे हम पॉइंट की बात लेते हैं। पॉइंट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडेंटिकल ऑफ डीएनए इन द डिजायर्ड जीन, पहले आप आइडेंटिफाई करिए। ऐसा नहीं कि आप जो है उल्टा सीधा डीएनए आप जो है उसको लेके चले आएँ, तो डिजायरेबल जीन होना चाहिए वहाँ पे। आइडेंटिफाई आप करेंगे, अच्छा जीन हो। और इंट्रोड्यूस इनटू आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, आप होस्ट को आइडेंटिफाई करिए किसमें उसको जो है इंसर्ट करना है। तो ये सब आप पहले से ही करके रखें। फिर पॉइंट नंबर 3, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। तो यहाँ पे देखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं पहले। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होती है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 में मिथाइलेज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में इसको खोजा गया। द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फेज ई कोलाई वी आर आइसोलेटेड, वन ऑफ दीज एडेड इन द मिथाइल ग्रुप डीएनए वाइल इन द अदर इन द कटिंग डीएनए, द लेटर इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। बाद में इसको जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के नाम से जाना गया। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है हिंद फर्स्ट, एक होता है हिंद सेकंड। तो हम हिंद सेकंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इसी के बारे में पूछा जाता है। जो हिंद सेकंड होता है ये आइसोलेट हुआ था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से और डिपेंड होता ऑन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस एंड आइसोलेट किया गया इसको 5 साल में, लगभग 5 ईयर लेटर इट वाज फाउंड हिंद सेकंड एंड कटिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स एट पार्टिकुलर पॉइंट एंड रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड 6 बेस पेयर। इसके अंदर जो बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर इसके अंदर जो होते हैं वो 6 होते हैं बेस पेयर। अगर पूछा जाए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के अंदर रिस्ट्रिक्शन कितने होते हैं तो आप बताएंगे 6। और इसके अंदर जो स्ट्रेन होता है वो 230 होता है। हिंद सेकंड के अंदर जो स्ट्रेन होता है 230 होता है और 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन। इसके अंदर जो होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है 900 होता है और 230 स्ट्रेन होते हैं। फर्स्ट लेटर जो जीन से आता है और सेकंड 2 लेटर जो आता है वो एस्पेसीज से लिया गया है। पॉइंट आगे बात करें, द कन्वर्जन ऑफ नेमिंग, ये क्या है? ई कोर आई। तो एग्जाम्पल ऑफ इंडोन्यूक्लियस, आर इज ड्राइव्ड, यहाँ एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसको आप देख लेंगे। आर इज ड्राइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ स्ट्रेन। आर अगर किस नेम से जाना जाता है, लिया गया स्ट्रेन से आर लिया गया, तो इसको आप विशेष ध्यान रखें। और बाकी इधर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीसीआर एंड आरएपीडी जो है विट्रियो क्लोनल प्रोपोगेशन इन प्लांट, एग्जाम्पल ऑफ इंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोब क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो डीएनए आरएनए होता है अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कहीं दिखा तो वहाँ सीधा आप प्रोब आंसर टिक कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर आपको रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल कहीं दिखता है प्रोब आप टिक कर देंगे। कई बार पूछा गया, कम से कम 5-6 बार जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ देखेंगे कोने में एक वर्ड लिखा है, इसको हम देख लेते हैं। REN क्या होता है? REN वियर फाउंड इन एरवर्ड 1962 में इसको खोजा गया बैक्टीरिया में। इसको एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर या केमिकल स्केल्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर के रूप में भी ये काम करता है REN। इसको डिस्कवर किया गया 1962 में, जीके में आ सकता है। फिर हम यहाँ देखेंगे एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है, इंडोन्यूक्लियस क्या होता है। अगर इंड से किसी न्यूक्लियोटाइड को काट रहा है तो हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियस। आप विशेष ध्यान देंगे इंडो और एक्सो में। इंडो मतलब होता है अंदर, मतलब अंत होता है, मतलब लास्ट में होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो कृपया करके ऐसा ना सोचें। यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस जो होगा वो होगा फ्रॉम इंड ऑफ डीएनए, मतलब ये इंड से होगा, एक्सो होगा। और इंडो क्या होता है? इंडो ये होता है
ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है, स्पेसिफिक पोजीशन होगी वहाँ से काटेगा विद डीएनए को वहाँ से काटेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस से काटेगा तो एंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। और एक्सोन्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अगर वो काटेगा एंड से तो हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस। बाकी हम देख लेते हैं सुगर फास्फेट बैकबोन, इसको कहते हैं जो है टू स्टैंड ऑफ, यहाँ आप देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, इट विल बी बाइंड इन डीएनए इन द कटिंग ईच ऑफ द टू स्टैंड ऑफ द डबल हेलिक्स एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द सुगर फास्फेट बैकबोन ईच रिस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द डीएनए। तो एक पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये थोड़ा सा चित्र देख लेंगे क्योंकि चलचित्र ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पूछ लेता है नाम हटा के कहाँ से कौन है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे जो है क्या लिखा है कहाँ पे। पहला प्लाज्मिड है, इसके बाद है डिजायर्ड जीन या एलिक जीन, डिजायर्ड जीन को हम एलियन जीन भी बोलते हैं, एलियन जीन। डिजायर्ड जीन को एलियन जीन भी बोल सकते हैं। स्टिकी एंड को हम बोल सकते हैं ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये हो ही गया। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये होता है कि आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें दोनों का आंसर सेम आए, जैसे मैडम हो गया और मलयालम हो गया, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में आ जाता है और आपके एमसीक्यू में भी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जैसे 5 इंड से 3 इंड, 3 इंड से 5 इंड, GAATTC। तो इसका जो उल्टा होगा वो होगा 3 इंड से 5 इंड, तो क्या होगा CTTAAG। तो ये देखेंगे कई बार पूछा हुआ 2010, 2013, 2015 और 2000 अभी 18 या 19 नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ था। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपसे कह रहे हैं कि जो पूछता है नीट वगैरह या एम्स में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, जो सिंपल क्वेश्चन है उसको पूछता। हालांकि ये चैप्टर्स अगर आप पढ़ ले रहे हैं हमारे द्वारा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, क्योंकि पूरा NCERT के पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि इसके क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। बाकी हम लास्ट के 2 दिन में जो है आपके जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो हम पूरी NCERT लगभग 2-2 घंटे में दोनों NCERT ख़त्म कर देंगे। तो रैपिड फायर रिवीजन वो एक प्रकार से आपका जो है हो जाएगा सिलेबस ख़त्म। तो यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट ऑफ स्टैंड विद डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम ए सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट्स बट बिटवीन द सेम टू बेस ऑफ द पोजीशन। तो यहाँ कुछ लिखा ज़्यादा नहीं, यही बस यही लिखा है जो गोला है, ये गोला काफ़ी इंपॉर्टेंट। स्टिकी इंड ऑन ईच स्टैंड, ये जो है स्टिकी इंड होता है जो कि दोनों स्टैंड पे होता है। और जो इंड होता है ये होता है देयर इज नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण होता है। थिक जो होता है थिकनेस होती है स्टिकी इंड पे, तो ये होती इंड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम है जोड़ना। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम है स्पेसिफिक इंड से, और एक्सोन्यूक्लियस का काम है, ये एक्सोन्यूक्लियस इंड से करता है। आप यहाँ बहुत ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है एक्सोन्यूक्लियस कहाँ से करता है, इंडोन्यूक्लियस कहाँ से करता है। तो एक्सोन्यूक्लियस जो इंड से करेगा और इंडोन्यूक्लियस जो है एक स्पेसिफिक साइड से करेगा, फिर ये ख़त्म हो जाता है। बाकी ये आप देख ही लिए हैं कि ये क्या होता है। एक पहले लिए जो है फॉरेन कोई जीन लिया, फॉरेन जीन से हमने जो है एक अच्छा वहाँ से जीन निकाले जो कि मल्टीप्लाई करके आगे जैसे वो अपनी प्रोजनी को बढ़ा सकता है इसमें जो है। तो इसमें जैसे डीएनए लाइगेज लिए, लाइगेज द्वारा इसको जोड़ दिए। प्लाज्मिड लिए, प्लाज्मिड में काटा हमने, प्लाज्मिड में इधर काटा, फिर इधर से लिया फॉरेन डीएनए लिया, इसके बाद फॉरेन डीएनए अच्छा हमने लिया, उसके निकाला डिजायर्ड, यहाँ पे जोड़ दिया। और बाकी इसको हमने जो है रख दिया कल्चर मीडियम में, इकोलाई में डाल दिया। इकोलाई में डालने के बाद ये सेल डिवीजन अपना करती गई और बढ़ाते गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से आगे बढ़ता गया जो है। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो है ये क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से कभी काल नहीं बहुत बार पूछ लेता है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है, द कटिंग ऑफ डीएनए ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो इंडोन्यूक्लियस से डीएनए को काटा जाता है, ये फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाते हैं। दीज फ्रेगमेंट, ये जो फ्रेगमेंट में डिवाइड हुए हैं इनको सेपरेट करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में जो है डाल दिया जाता है।
और इस टेक्निक में जो है जो निगेटिव चार्ज होता है मॉलिक्यूल होता है वो सेपरेट हो जाता है फॉर्जिन एंड मूव करता है पॉजिटिव की नोड की तरफ, जो निगेटिव होता है मूव करता है पॉजिटिव की तरफ। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं जनरेट हो जाती है। एंड मीडियम मैट्रिक्स एंड नो नाउ डे सम कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स एग्रोजेल, तो एग्रोस जेल इसमें यूज किया जाता है। और विच इज नेचुरली पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड, जो कि सी वीड्स द्वारा एक्सट्रैक्ट होता है। अगर पूछा जाएगा एग्रोस जेल किसके द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया है तो आप वहाँ सीधा आंसर मारेंगे सी वीड्स द्वारा। निगेटिव चार्ज जो है ये सेपरेट हो जाता है फोर्स और मूव करता है जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज बोले तो एनोड। तो डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड रिवॉल्विंग अकॉर्डिंग टू दियर साइज एंड साइज के अनुसार ये मूव करता रहता है। एग्रोस जेल, एग्रोस जेल जो लिया गया आपको बता दिए हैं ऊपर की सी वीड्स से ये जो है एक्सट्रैक्ट किया गया। स्मॉलर दी रीअरेंजमेंट साइज एंड फर्दर इट मूव, मतलब साइज़ के अनुसार ये मूव करता रहता है, जैसे साइज होगी तो इस हिसाब से ये जो है मूव करेगा। और यहाँ पे देखेंगे साइड में पॉइंट लिखा हुआ है 2017 नीट में पूछा गया है और भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इथीडियम ब्रोमाइड, नीट 2019 में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड एंड एग्रोस जेल कैन बी विजुलाइज बाई आफ्टर स्टैंडिंग विथ इथीडियम ब्रोमाइड, जो इथीडियम ब्रोमाइड होता उसी के द्वारा ये जो है सेपरेट किया जाता है। और फिर यहाँ पे आप देख लेंगे जो है इथीडियम ब्रोमाइड के बारे में थोड़ा सा। द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड ओनली आफ्टर द स्टेनिंग द डीएनए विथ कंपाउंड नोन एज इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड जो है ये फ्लोरोसेंट डाई में जो है इसको डाला जाता है, एक्सपोज करता है यूवी रेडिएशन। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इनटू विजुअल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। अब आप बिना स्टेनिंग से जो है, बिना स्टेनिंग से आप विजुअल इस डीएनए को नॉर्मली ऐसे देख नहीं सकते। स्टेनिंग के बाद आप देख सकते हैं जो है, स्टेनिंग जो किससे की जाती है, ये की जाती है इथीडियम ब्रोमाइड से जो है, और इसको जो है फ्लोरोसेंट डाई से भी की जा सकती है। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज, जो कलर बाद में दिखता है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, बैंड दिखता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे ऑरेंज कलर का बैंड यहाँ पे दिख रहा है। और डीएनए इनटू इथीडियम ब्रोमाइड स्टैंड विथ एग्रोस यूवी रेडिएशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए इन आर कटिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्रोस जेल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलफिश। और इसको क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं, इसको इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन किसको कहते हैं, आप विशेष ध्यान देंगे, ये पूछा गया था जो है CPP नेट कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग टेस्ट इंट्रेंस टेस्ट 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इल्यूजन। तो इसको आप ध्यान देंगे किसको कहते हैं, द सेपरेशन ऑफ डीएनए बैंड ऑफ डीएनए, जो डीएनए का बैंड सेपरेट होता है, आर कटिंग आउट ऑफ द एग्रोस जेल पीस, तो इसको स्टेप को कहते हैं, दिस स्टेप को इल्यूजन कहते हैं। आप इसको ध्यान देंगे इल्यूजन किसको कहते हैं। और क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, क्लोनिंग वेक्टर वही होता है जो क्लोन करके आगे कॉपी बना दिया जाए और प्रोजनी को आगे बढ़ाया जाए, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, समथिंग से समथिंग, तो इसको जो है इस क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। जैसे 15 से 100 कॉपी बनाई जाती है, वेयर अदर में हैविंग 15 से 100 कॉपी जो है आप आसानी से बना सकते हैं। सम प्लाज्मिड में हैविंग ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल, वेयर एज अदर में हैविंग 15 से 100 कॉपीज़। आप यहाँ देख लेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI क्या है। ORI जो है यहाँ पे देखेंगे जो पॉइंट अंडरलाइन है, बस हम उसी पॉइंट को देखेंगे क्योंकि इसमें जो है लगभग 13 पेज है और 7 पेज हो चुका है। तो जो पॉइंट अंडरलाइन है बस वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाकी और किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप इसका विशेष देंगे, किसी पॉइंट से और क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो पॉइंट अंडरलाइन है बस आप उसी पॉइंट को अपने आप भी पढ़ सकते हैं और उसी पॉइंट को 1-2 बार आप रिवीजन करिए। 100 के 100 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से पूरे हो जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी जो चैप्टर्स हुए हैं उसको देख सकते हैं। इस चैप्टर को हम एक बार NCR जो है क्वेश्चन है उसके भी थ्रू हम इसको रिवीजन करेंगे। बाकी हम NCERT कर ही रहे हैं। NCERT इसलिए कर रहे हैं क्योंकि NCERT से ही ये चैप्टर्स पढ़ें तो अच्छा खासा आपका कमांड हो सकता है, क्योंकि NCERT से कोई बाहर आने वाला नहीं। NCERT से बाहर आप पढ़ें भी नहीं, NCERT से ही पढ़ें। तो इसमें जो ORI में लिखा गया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ लिंक DNA, ये रिस्पॉन्सिबल होता है
और कंट्रोल करता है डीएनए की कॉपी के नंबर को। ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, ओरिजिन जो सपोर्ट करता है वो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, बस इससे ज़्यादा आप कुछ ना पढ़ें। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है इसको क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट बैक्टीरिया। यू विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ sufficient section normally gene encoding restriction of antibiotic and penicillin। जो यहाँ पे है एम्पीसिलिन, क्लोरोएम्पिनिकॉल एंड टेट्रासाइक्लिन एंड कैंजामाइसिन, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये इनकोडिंग जीन के लिए यूज होता है जो कि रेजिस्टेंस है एंटीबायोटिक। अगर पूछेगा रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक कौन कौन से हैं तो आप एम्पीसिलिन लगाएंगे, क्लोरोएम्फिनिकॉल लगाएंगे, टेट्रासाइक्लिन लगाएंगे, कैंजामाइसिन लगाएंगे। टेट्रासाइक्लिन कैंजामाइसिन एक ही बात है, तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो गया। और नीचे पॉइंट है नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दियर एंटीबायोटिक। तो नॉर्मल कोलाई जो है कोई रेजिस्टेंस नहीं रखता है जो है एनी दीज एंटीबायोटिक, इससे कोई रेजिस्टेंस जो है नहीं रखता है इकोलाई। पॉइंट नंबर 3 है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। फॉर एग्जांपल भाम फर्स्ट, BAMH फर्स्ट साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसकी जो वेक्टर साइड है वो PVR 322 है। PVR 322 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसका ये जो डायग्राम है जहाँ एम्पीसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ROP है, और ये आप थोड़ा अपने दिमाग में रखेंगे चित्र, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा है, जैसे नीट 2013 में पूछा है। और साइंटिस्ट के नेम भी पूछ लेते हैं, जो है PVR है, ये BR है, ये साइंटिस्ट का नेम है। और यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। P से प्लाज्मिड हो गया, B से बोल्वियर हो गए, R से हो गए रोडेंजर हो गए। तो रिकॉम्बिनेंट यहाँ देखेंगे जो अंडरलाइन पॉइंट है, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन दैट ऑफ कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ये कंटेंट नहीं करता है एम्पीसिलिन। और यहाँ देख लेते हैं सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम, जो कुछ सेल वॉल के डिग्रेडिंग एंजाइम है, जैसे एल्गी है इसकी सेल वॉल, इसकी सेलुलोज से सेल वॉल डिग्रेड होती है। जैसे फंजाई इसकी सेल वॉल जो बनी थी काइटिनेज की बनी, बैक्टीरिया की सेल वॉल लाइसोजाइम, और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोजिक होती है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विथ इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। दिस रिजल्टिंग इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम विच इज रिफर्ड टू एज इंसर्शन ऑफ इनएक्टिवेशन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरो। और यहाँ कोई इंपॉर्टेंट, यहाँ लास्ट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं, गैलेक्टोसाइडेज। यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंपॉर्टेंट है, फिर नीचे यहाँ पे गैलेक्टोसाइडेज एंड द क्लोन्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए से भी आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पे वेक्टर फॉर द क्लोनिंग, जो वेक्टर है क्लोनिंग के लिए, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है ये कैंसरस है और ट्यूमर है, रेट्रोवायरस है, और एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफोरम है। एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफोरम क्या होता है इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ये जो टिम्बिफोरम होता है, टिम्बिफोरम है, एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफेंसिस है, ये पैथोजन काजिंग है। ये डाइकॉट प्लांट इज एबल टू डिलीवर ए पीस ऑफ डीएनए इनटू टीडीएनए टू ट्रांसफर ऑफ ए नॉर्मल पीस ऑफ डीएनए इनटू ट्यूमर। मतलब ये नॉर्मल पीस ऑफ डीएनए को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता है। ये एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफेंसिस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा है, जो अंडरलाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप विशेष ध्यान देंगे, कई एग्जाम्स में बहुत ही बार पूछा गया है। इसके बाद देख लेते हैं कैंसरस क्या होता है। रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल। रेट्रोवायरस के पास एक कैपेसिटी होती है कि नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में भी बदल देता है। और ट्यूमर TI क्या होता है? TI जो होता है ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टिम्बिफोरम हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज हैविंग मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट बट इज स्टिल इनटू एबल पुल मैकेनिज्म एंड डिलीवर इन द जीन
आवर इंटरेस्टिंग, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे पॉइंट है वो है डाइकाट प्लांट में जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फैंसिस, ये इम्पॉर्टेंट है। ट्यूमर, ये जो है नॉर्मल सेल को ट्यूमर में कैंसरस सेल में बदल देता है। ये रिट्रोवायरस के पास कैपेसिटी होती है, इसके पास एबिलिटी होती है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेंसिस यहाँ पे आप देख लेंगे। बाकी आ जाता है कंपोनेंट ऑफ होस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। अगर आप पूछा जाए डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है हाइड्रोफोबिक होता है, तो आप विशेष ध्यान देंगे डीएनए जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होते हैं, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटा हुआ होता है। बाकी यहाँ कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। आगे पॉइंट आ जाता है जो है 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक दिया जाता है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। इधर इंपॉर्टेंट है माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है। दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट डीएनए, इन ए मेथड इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। एलियन डीएनए को जो है ये होस्ट डीएनए में डाला जाता है, और इस मेथड को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल इन अनदर मेथड सुटेबल ऑफ प्लांट। In another method suitable for plant cell are bombarded with highly velocity microparticle gold tungsten coating with DNA. Method is known as bioelastic chain gun, and this last method used armed pathogen vector which is allowed to the infect the cell transfer recombinant DNA into host। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो है गोल्ड और टंगस्टन, ये जो माइक्रो इंजेक्शन पार्टिकल्स बना होता है हाई वेलोसिटी, ये गोल्ड और टंगस्टन इसके द्वारा बना होता है। इससे बम्बार्डेड की जाती है, डायरेक्ट की जाती है न्यूक्लियस के अंदर, और माइक्रो इंजेक्शन इस टेक्निक को बोलते हैं। और फिर से एक बार पॉइंट को हम देख लेते हैं। दिस इज नॉट ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। इस मेथड को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल इन अंदर। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। इन अंदर मेथड, अगर दूसरे मेथड की बात करें सुपेला प्लांट की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है हाई वेलोसिटी से, और जो हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल होता है गोल्ड और टंगस्टन का बना होता है, कोटेड होता है विद डीएनए इनटू मेथड इज नोन एज बायोइलास्टिक एंड जीन गन। ये काफ़ी बार पूछ लेता है बायोइलास्टिक और जीन गन, तो इसको आप ध्यान देंगे। और बाकी कोई पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। प्रोसेस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरलाइन, उसको आप देख लेंगे। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आइसोलेट करें जेनेटिक मटेरियल डीएनए को हम कैसे आइसोलेट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा दिखाया गया है। इस फिगर को देख लेते हैं। डीएनए हैज बीन सेपरेटेड आउट कैन बी रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। तो डीएनए को जो रिमूव किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय स्पूलिंग मेथड से किया जाता है। जैसे आप देखिए लाइसोजाइम जो होती है बैक्टीरिया की सेल वाल, लाइसोजाइम जो होती है बैक्टीरिया की सेल वाल, लाइसोजाइम सेलुलोज प्लांट, और उसके बाद काइटिनेस फंगस, इसको आप ऊपर देख ही लिए हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कॉमनली यूज वेक्टर फॉर द ह्यूमन जीन, जो ये छज्जे पे लिखा है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस आर BAC, जैसा कि हम पिछले माइक्रोब वाले चैप्टर में इसको पढ़ाए थे। BAC और YAC आप वहाँ से देख लेंगे। बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोजोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, इसको आप देख लेंगे। सैटेलाइट डीएनए यूजफुल टूल इन फॉरेंसिक साइंस, सैटेलाइट डीएनए जो है यूजफुल होता है फॉरेंसिक साइंस में। कटिंग ऑफ डीएनए इनटू स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक लोकेशन से आप डीएनए को कैसे कट सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं। और इसको बता भी दिए हैं कि एग्रोस जेल यूज होता है, एग्रोस जेल में इसको डाला जाता है। इलेक्ट्रोजेफ्रोसिस होती है। इसके बाद इथिडियम ब्रोमाइड यूज होता है, ऑरेंज कलर का होता है जो है, और यूज होती है फ्लोरेसेंट डाई। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ, इसको आप पहले थोड़ा सा देखेंगे PCR क्या होता है, इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए जो पॉइंट लिखा है। PCR क्या होता है, PCR बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है डीनेचुरेशन, एलिनिंग और इसके बाद एक्सटेंशन। नीट 2020 में भी अभी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट क्वेश्चन करता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% हो जाता है पीसीआर से। पीसीआर से क्वेश्चन ना आए तो ऐसी बात नहीं हो सकती है। पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक कॉपीज़ के रूप में यूज़ किया जाता है, कॉपीज़ को नंबर बढ़ाने के रूप में यूज किया जाता है। इसको जो डिस्कवर्ड किए थे उस साइंटिस्ट का नाम है कैरी मैलियस, इसको डिस्कवर किए थे। और पीसीआर या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मेथड लेंथ पॉलीमरेज आर द मेथड फॉर जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। इस जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में भी मेथड यूज हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। पहले डेनेचुरेशन करते हैं, डेनेचुरेशन होता है वो 94 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एनलिंग होती है, एनलिंग जो होती है 40 से 60 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इसके बाद एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन जो होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे होता है। थर्मस एक्वाटिकस ये बैक्टीरिया का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। और इसके बाद ये एंजाइम इसलिए हो जाती है क्योंकि इससे जो एंजाइम निकलती है थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से, वो एंजाइम निकलती है थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज। थर्मस जो है एक्वाटिकस पॉलीमरेज जो एंजाइम निकलती है, इस एंजाइम की खासियत ये है कि 72 डिग्री सेल्सियस पे भी डीजनरेट नहीं होती। मतलब अगर कोई पूछ लिया तो मैक्सिमम डीजनरेशन इसकी एंजाइम कौन सी होती है, तो आप वहाँ सीधा आंसर ये लगाएंगे कि थर्मस एक्वाटिकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हाई टेम्परेचर पे भी इसका डीनेचुरेशन नहीं होता, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम हो जाती है जो 72 डिग्री सेल्सियस पे भी डीनेचुरेशन नहीं होता है। आप इसका सीक्वेंस देख लेंगे, पहले जो होता है डीनेचुरेशन होता है, इसके बाद एनेलिंग होती है, इसके बाद एक्सटेंशन जो होता है। एक्सटेंशन होता है वो प्रेजेंस होता है स्टेबल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की। एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद अपने कॉपी में या कहीं इसको छज्जे वगैरह पे लिख सकते हैं। इसका सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीचे 2-4 पॉइंट लिखिए, इसको हम देख लेते हैं। रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन क्या, पीसीआर क्या होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर होता है, जो है रिवर्स आप देख ही लिए, मतलब होता है कि बहुत सी कापी ये बना सके, मेनी कापीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, जो डीएनए इंटरफेरेंस होता है एसेंशियल होता है सेल डिफेंस के लिए, जो सेल डिफेंस के लिए डीएनए इंटरफेरेंस होता है। पीसीआर हम एक बार और देख लें, पीसीआर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआर से क्वेश्चन आना है। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर पहले डीनेचुरेशन होता है, इसके बाद एनेलिंग होती है, इसके बाद एक्सटेंशन होता है। टेम्परेचर जो होता है 94 डिग्री सेल्सियस 40 से 60, इसके बाद 72 होता है। आप देख लेंगे कहाँ कब होता है। थर्मस एक्वाटिकस जो यूज हो रहा है एनेलिंग और एक्सटेंशन के बीच में यूज हो रहा है। डिहाइड्रॉक्सी न्यूक्लियोटाइड राइबोसोम मैग्नीशियम और डीएनटीपीएस, इसका भी यूज होता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के बाहर की भी पॉइंट यहाँ कुछ दी गई हैं, एनसीईआरटी के बाहर की पॉइंट नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए। आपको बाहर से कहीं पे भी नहीं पढ़ना, आप यहाँ से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने बगल में साइड में लिखे गए या छज्जे पे लिखे गए उसको आप देख लेंगे। यहाँ दिखा है 1 बिलियन कॉपीज़ आर मेड, मतलब इससे 1 बिलियन कॉपीज़ बनाई जा सकती है। रिपीट करती एम्प्लीफिकेशन इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आइसोलेशन फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिकस। और ये जो है एक्टिवेट करता है हाई टेम्परेचर पे, उसको बता दिए हाई टेम्परेचर भी इसका जो है डीनेचुरेशन नहीं होता थर्मस एक्वाटिकस के, इसलिए थर्मस एक्वाटिकस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर देखेंगे जो इंसर्शन होता है डीएनए का होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म में, इसको हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। यहाँ जो बगल में साइड पॉइंट लिखी है बाकी वही पॉइंट पूरा दिया है, इसको पॉइंट को हम देख लेते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है, ये क्वेश्चंस है जो है ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2017 का क्वेश्चन है, कहता है सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है। तो सिलेक्टेबल मार्कर ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफर सेल इज नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर। वो जीन जो है एक्सप्रेशन से हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है जो चीज़ ट्रांसफ़र हो रही सेल में। ए जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर, तो उसको सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस हो जाता है, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा नेक्स्ट स्लाइड में होगा, और ये जो
चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो ये पहला चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का। दूसरा चैप्टर होगा दूसरे दिन। तो यहाँ देख लेते हैं सिलेक्टेबल मार्कर थोड़ा सा एक बार में। और देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूशन ऑफ लाइटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम competent to receive making the DNA present in surrounding, so it recombinant DNA bearing gene restriction of antibiotic ampicillin are transferred into E. coli cell and host cell, becoming the transfer of cell transfer into ampicillin resistance cell. If we separated transform cell on a gross plate, अगर एक gross plate पे इसको डाल दिया जाए एम्पीसिलिन को, तो containing ampicillin only transform with grow ट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल विल डाई। तो ये जो है एक ग्रोथ जेल पे इसको डाल दिया जाएगा तो ये इसकी सेल्स जो है अपने आप डाई कर जाएंगी। सिंस इससे ये होता है कि एम्पीसिलिन जो है रेजिस्टेंस जीन होती है वन एबल टू सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल इनटू प्रेजेंस ऑफ एम्पीसिलिन, द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज कॉल्ड सिलेक्टेबल मार्कर। एम्पीसिलिन के रेजिस्टेंस जीन को हम सिलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। बाकी आप कुछ यहाँ से देखेंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन है पॉइंट बस उसी को देखेंगे। जो साइड में ये छज्जे बगल में लिखा है जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज सिलेक्टेबल मार्कर, बस इससे ज़्यादा आप नहीं देखेंगे। कंटेनिंग दी फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट या डिजायर्ड जो डिजायर्ड जीन होते हैं उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। एलियन जीन को डिजायर्ड जीन बोलते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये आएगा कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होती है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो होती है, इफ़ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए हेट्रोलॉगस हॉट, अगर कोई प्रोटीन जो है इनकोडिंग की जा रही है, एक्सप्रेस कर रही है हेट्रोलॉगस होस्ट के अंदर, जो हेट्रोलॉगस होस्ट होते हैं उनके अंदर, तो उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। द सेल हर्बोरस जिसके अंदर जीन गया है उसको हम कहते हैं हार्बोरिंग क्लोनिंग वो होती है जिसके अंदर जीन गया है। हार्बोरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी ग्रोइंग ऑन स्मॉल स्केल, लेबोरेटरी टेक्निक में बनाया जाता है लेबोरेटरी में। अर्बर नाथन और स्मिथ जो थे ये डिस्कवर किए थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को। अगर पूछेगा कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था तो आप बताएंगे अर्बर नाथन और स्मिथ। तो इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे, नासा करके याद कर लेंगे, जो है नाथन, अर्बर और स्मिथ। रिट्रोवायरस क्या होता है? रिट्रोवायरस आप बहुत ही